और इस वक्त तो वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहमान रहीम जी, पहले तो शुक्रिया आपका, रात को क्या 2 बजे आप इधर इंतज़ार कर रहे हैं। फ़्लाइट हमारी डिले हो गई, वो कोई पैसेंजर एक बीमार हो गए तो बीच में जहाज़ उतारना पड़ा, मॉस्को उतर के फिर उनको आए। अच्छा जी, मैं तो बस अभी वापस आया हूँ। आपको मेरे ख्याल में जो भी पूरा अमेरिका का जो दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके बारे में सारा इल्म हो गया है। आपकी सारे मीडिया चैनल्स वहाँ थे। बस मैं ये कहूँगा कि ये तारीख रकम हुई है, हिस्टोरिकल था। जिस तरह पाकिस्तानियों ने हमें वेलकम किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, आज तक कभी किसी को इतना बड़ा वेलकम नहीं मिला। 25-28 हज़ार आदमी अंदर थे, लोग बाहर भी खड़े थे, जगह नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 3 दफ़ा ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है। 3 दफ़ा मैंने कहा है कि जगह छोटी पड़ जाएगी। एक दफ़ा वो लाहौर का जलसा था, मुझसे पूछा था शायद आपके एक एंकर ने कि ये जगह कर लेंगे। दूसरी दफ़ा कराची में मुझे काफ़ी मुझे एतमाद था कि कराची वाले बड़ा सपोर्ट करेंगे। और ये अमेरिका वाला जब हमने देखा, अरीना बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे वहाँ पे एक इंटरेस्टिंगली मुझे एक सीक्रेट सर्विस वाला था, उसने कहा कि ये जो अरीना है ये स्पोर्ट्स में तो भर जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कोई पॉलिटिशियन इसको भर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है भरना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। और खान साहब की तो इतनी फॉलोइंग है कि बड़ी दूर दूर से लोग आए, कनाडा से लोग आए, टेक्सास से लोग आए, बसें रेंट कर करके। तो वो एक हिस्टोरिकल था। उसके बाद जो दूसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, वो भी मेरे ख्याल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर को इतना वार्म वेलकम मिला प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने अनदर फर्स्ट, वो कहते हैं ना कि वो पूरी जो डेलीगेशन थी पीएम साहब के साथ, उसको अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का भी दौरा कराया, लिंकन का बेडरूम भी दिखाया। वो एक उनकी बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच है लिंकन की, जो वहाँ फ्रेम होकर रखी हुई है, वो भी देखी। तो और उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए बातें हुई, मौक़िफ़ एक था कि अफ़गानिस्तान में जंगबंदी होनी चाहिए और वहाँ से उसका सलूशन क्या है, इस खित्ते के बारे में बात हुई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड की बात हुई कि ट्रेड वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 20% क्यों बढ़ाएं, 20 गुना 30 गुना क्यों नहीं बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी जो अब एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलता रहा है, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियंस की तरफ से, वो शायद अब एक्सपोज हो गए हैं। और मैं तो जो मेरी छोटी सी सियासी तजुर्बा है, मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अब बड़ी तेज़ी से, क्योंकि ट्रेड असल में तो ट्रेड है, ट्रेड हो और ह्यूमन टू ह्यूमन जो पब्लिक का कॉन्टैक्ट आपस में हो तो फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और उसकी एक मिसाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं, वो कई दफ़ा अमेरिका के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में वोट दे देते हैं। कई जो मुल्क हैं यूरोप के, उनके सरबराहान और प्रेसिडेंट ट्रंप आई टू आई नहीं, अलग अलग उनकी ओपिनियन, अलग अलग राय होती हैं, बड़े हीटेड डिबेट भी हो जाती है। लेकिन ये नहीं होता कभी कि इंग्लैंड के लोगों में और अमेरिका के लोगों के अंदर राब्ते बंद हो जाएं, या फ्रांस के और अमेरिका के लोगों में राब्ते बंद हो जाएं। तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है मुल्कों को जोड़ने में। पाकिस्तानी वहाँ पे माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी उनको वहाँ मिली और वो अब सारों से, हमारी बहुत सारों से मुलाकात भी हुई है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो बड़ी चीज़ थी वो जो कांग्रेस है अमेरिका की, एक तो एग्जीक्यूटिव है जो वाइट हाउस है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और जो उनकी जैसे यहाँ हमारे यहाँ असेंबलीज होती हैं, उनके यहाँ कांग्रेस है। और वो पाकिस्तान कॉकस जो एक ग्रुप है, जो शीला जैक्सन साहिबा कांग्रेसमैन, वो उसकी चेयर हैं, और जिम बैंक्स रिपब्लिकन की तरफ से को चेयर हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया। मेरे ख्याल में कोई 57 के करीब कांग्रेसमैन और सेनेटर्स वहाँ मिल के आए थे। वो आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स पे देखा भी। एक बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन भी दिया, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा कि ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, ईमानदार ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिला है। तो फाउंडेशन तो बहुत अच्छी ले हो गई है, अब इंशाल्लाह इसके ऊपर बिल्ड करना है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह
जहाँ जो मुश्किलात हैं उनसे निकालने के लिए ट्रेड इज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही ट्रेड होती है, क्योंकि बिजनेस फ्लरिश करता है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, फिर लोगों के हालात ठीक होते हैं माशी। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी दौरे के बाद बड़ी अच्छी उम्मीदें लेके आए वापस। साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मसले कश्मीर पे सालिश का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और इसको बड़ा खैर मकदम किया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि एक दरीना मसला है जो हल हो जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त इस मसले को मज़ीद बिखेरने में तुला हुआ है। वहाँ का मीडिया भी जो है वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि ये दो कौमें जो हैं वो किसी तरह से इस लड़ाई झगड़े से बाहर आ जाएं और कश्मीर का मसला हल हो जाए। क्या पैगाम देते हैं? देखिए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज वही जा रहा है जो पाकिस्तान का 70 साल से मौक़िफ़ है कि कश्मीर के जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है जो कि कश्मीरियों को अपना हक खुद देने का वो अपना खुद फैसला करें, वो इंडिया भी एग्री करता है लेकिन वो काम नहीं करता। अब भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऑफ़र की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल एक्सेप्ट भी की है, तो अगर इस मसले को हल करना था तो मोदी साहब भी एक्सेप्ट करें। लेकिन वो नज़र आ गया, एक्सपोज हो गया इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की सरकार कि वो तो मसले का हल चाहते ही नहीं है। अगर वो चाहते तो वो भी खैर मकदम कर दे। अच्छी बात है कि कोई बैठ के बीच में सालिश का किरदार अदा करे और इशू ख़त्म हो जाए। तो मोदी एक्सपोज हो गया और अभी भी आप देखें इंडिया मीडिया जिस तरह का, उनको समझ ही नहीं आ रही थी, पहले दिन परेशानी का शिकार थे, क्योंकि मैंने कुछ रात को इंडियन चैनल देखे वहीं पे, तो वो तो उनकी समझ नहीं आ रही थी कि वो जवाब क्या दें। दे वर रनिंग, वो कहते हैं ना हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर भाग रहे थे। तो थिंग्स विल प्रोग्रेस। देखें, जब तक अमन नहीं आएगा साउथ एशिया के अंदर, जो दो बड़े इशूज़ हैं, वो एक सबसे बड़ा इशू ही कश्मीर का मसला है और अब ये अफ़गानिस्तान का भी है। और अगर ना, और खान साहब ने जो बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो US इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी या क्या है वो, पीस एंड पब्लिक पॉलिसी, ईरान के बारे में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अमन से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, बातचीत, वॉर कोई सलूशन नहीं होती। जंग में सिर्फ लोग मरते हैं बेगुनाह। आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन आप टेबल के ऊपर बैठ के डायलॉग करें और बात करें, पीसफुल तरीके से काम होता है और ये मसले हल हो जाते हैं मुल्कों के अंदर। पोस्चरिंग करते हैं लोग, लेकिन जो हिंदुस्तान ने किया वो तो क्लियर पता चल गया कि वो चाहता ही नहीं है मसला कश्मीर के मसले का। लेकिन ग्लोबल प्रेशर इतना होगा कि इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। अली भाई, थोड़ी सी बताइएगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हमारे साथ बात की, थोड़ा सा डोमेस्टिक पर आ जाएं। आज जो वाक़या पेश आया है आलमगीर खान साहब के वाक़े से आप आज बखूबी आप वाकिफ़ होंगे। आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए वो बाहर निकले और जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, आपको नहीं लगता कि सियासतदान होकर एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म यानी फिक्स्ड का जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है उन्होंने इस्तेमाल करके बात तो उन्होंने हकूक़ की है, कराची के हकूक़ के लिए बात की है, इस पर उन पर जो उन पर हमला कहा जाए या फिर जो किस तरह से उनकी खिलाफ हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये? देखिए, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ और ये अच्छा होता है कि रिपीट करते जाए ताकि लोगों को पता चले। देखिए, कराची अब दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। इतनी आबादी फैल गई है कि अगर रात को जब कोई ट्रैफिक नहीं होती, उस वक्त भी अगर आपने कराची में अगर सीव्यू से शुरू करके जहाँ कराची ख़त्म करना, तो उसमें भी आपको घंटा लग जाता है। कोई छोटा शहर नहीं है और कराची के इश्यूज़ भी इसी तरह के मैसिव हैं। अब ये जमात 11 साल से शहर में हुकूमत कर रही है। मुझे बताएं, 13,000 टन रोज़ का ये सॉलिड वेस्ट कराची में जमा होता है। 13,000 टन, और वो रोडों में पड़ा रहता है। अभी बारिश का कोई इम्कान हुआ है तो नाले साफ़ हो रहे हैं। अच्छा, बारिश नहीं होगी तो नाले साफ़ नहीं होंगे क्या? वैसे ही पड़े रहेंगे। वो 13,000 टन में से 6 से 7,000 टन ये समंदर में फेंक देते हैं। और क्योंकि मेरी टाइम की वजारत मेरे पास है, तो हम रोज़ ये एक हमारा एक बड़ा दिन से चल रहा है प्लान कि अब ये जो 13-14 स्टॉर्म ड्रेन्स हैं कराची के, जो स्टॉर्म्स की बारिश के पानी के लिए बनाए गए थे, उसमें गटर का पानी डाल के जा रहा है। इसके अलावा ये 6-7,000 टन के अलावा तकरीबन 550 मिलियन गैलन 550 मिलियन गैलन गंदा पानी, सुएज का, केमिकल मिला हुआ, फैक्ट्रियों का, अनट्रीटेड, कोई, वो भी आप समंदर में फेंक रहे हैं। समंदर आपने तबाह कर दिया। जो हमारा माहीगीर है बेचारा, उसको जाना पड़ता है 8-8, 10-10 नॉटिकल माइल पानी के अंदर मछली पकड़ने, क्योंकि यहाँ सारी उसकी
जो सदियों से वो करते आए, वो तबाह कर दिया आपने उनका भी। और शहर का अलग बेड़ा। दुनिया में क्या, नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा यूरोप का मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा तेल नॉर्वे में निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्वे नंबर 1 शहर है दुनिया में जो पूरे यूरोप से कचरा खरीदता है और उसे बिजली प्रोड्यूस करता है। तो ये हमें किसने रोका करने को? अच्छा, हम वफाक हैं, हम करना चाहते हैं तो सूबाई हुकूमत कहती जी 18th अमेंडमेंट है। सवाल पूछो तो कहते जी आप जमहूरियत के खिलाफ हैं। भाई हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कराची के अंदर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को आसान। कराची को क्या चाहिए? 5 चीज़ें। कराची के तालीम के इदारे ठीक हों, कराची के मेरे हल्के के अंदर है सईद गनी मिनिस्टर है, वो नीचे मेरे जीते हुए हैं, मेरे साथ मिले, बैठ के काम करें। 104 PS वो हाल देखें उस हल्के का। अभी सारे चलें आप, कुछ वहाँ आदमी जाके रह कैसे रहते हैं बेचारे लोग। कचरा वहाँ, कराची के मसले क्या हैं जी? ट्रांसपोर्टेशन एक मसला है, तालीम एक मसला है, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन एक मसला है, कचरा एक मसला है, और सबसे बड़ा मसला पानी है। अब ये 5 चीज़ें सूबे के अंदर आती हैं। लोग हमारे घरों में आके हमारे गिरबान पकड़ेंगे कि जी हमने आपको वोट दिया, 14 MNA आप यहाँ से इलेक्ट हुए हो, 28-30 आपके MPs हैं, तो आप कुछ करें ना। लेकिन ये एक अजीब मंतक में हम फंस गए हैं कि करने जाए तो वो कहते हैं जी ये सूबाई है, कोई चीज़ में इंटरफेयर करते हैं जी वफाक इंटरफेयर कर रही है, खुद कुछ करते नहीं। 11 साल हो गए उनको हुकूमत में, 11 साल हुकूमत में हो गए। अब आलमगीर चाहे फिक्सड की पहन के करे कि आलमगीर अपनी टी-शर्ट पहन के करे कि वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए ही आवाज़ उठा रहा है और काफ़ी ज़माने से उठा रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो किसके लिए क्या कमीज़ पहन के उठा ले? उस असल में तो इशू सॉल्व करने की बात वो कर रहा है ना। वो जो मर्जी कमीज़ पहन ले। तो ईदी साहब यहाँ इतना काम करते रहे पाकिस्तान में, तो आप बोले जी ईदी की टी-शर्ट पहन की क्यों है? वो अच्छा काम कर रहे थे भाई, आप नहीं कर सके तो ईदी क्यों आलमगीर कर रहा है? अगर हुकूमत ये काम कर ले तो उसको ज़रूरत क्या करने की? मुझे कोई अक्लमंद इंसान होगा जो जाके किसी के घर के आके धरने देगा या शोर मचाएगा या वो गटर साफ करने के लिए खड़ा हो जाएगा? ये काम हुकूमतों का है। अगर हुकूमत ये काम कर रही होती, मुझे पता है दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस ईदी के पास, अगर इस शहर में खुदा ना खास्ता इस सूबे में इस मुल्क में ये हाल है कि कोई बीमार हो जाए तो कोई एम्बुलेंस भी हुकूमत नहीं दे सकी। खून भी प्राइवेट ब्लड बैंक देता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अस्पताल जाए खून लेना हो जी प्राइवेट ब्लड बैंक जाओ, फातमी ब्लड बैंक, हुसैनी ब्लड बैंक, पता नहीं कितने ब्लड बैंक, ये भी हमें नहीं मिलता। SIUT क्या है? इतना बड़ा इदारा, वो सरकार का तो नहीं है, वो लोगों की डोनेशन पे चल रहा है। शौकत खानम क्या है? लोगों की डोनेशन पे चल रहा है। आगा खान अस्पताल है, वो क्या है? सरकार मुझे पता है सिविल अस्पताल में बिल्लियां मोटी हो जा रही है प्लेसेंटा खा के मैटरनिटी वार्ड के बाहर, और वहाँ क्या किया आपने? आप अगर आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप यहाँ हैदराबाद चले जाएं और थोड़ा आगे चले जाएं, कोई लाड़खाना चले जाएं, वहाँ का अस्पताल तो देख लें आप। मैंने उस दिन असेंबली की स्पीच में भी कहा था कि बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अंग्रेज़ी में तकरीर की जो 80-90% पाकिस्तानियों ने को समझ ही कोई नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर तालीम आप में तबाह कर दी है, ऊपर से आप फ़ोन पकड़ के सामने तकरीर कर देते हैं। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। मैं तो अभी भी कहता हूँ खुदा ना खासा किसी को, गरीब आदमी को लड़काना जाना नहीं चाहिए। खुदा ना खासा बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन, वहाँ क्या हो रहा है आप बताइए? वो कौन सी दवाएं हैं ये? अब ये हेल्थ किसका काम है? ये 18th अमेंडमेंट क्या सूबे का काम है? हाँ, अगर KPK में अगर इश्यूज आए, पंजाब में इश्यूज आए, KPK पंजाब की हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। इनसे सवाल पूछो तो ये जवाब देने को कहते हैं कि जी जमहूरियत खतरे में। सवाल पूछने पे आप सवाल पूछ लें कि यार ये अस्पताल है तो जमहूरियत खतरे में। ओ भाई, ये कौन सी जमहूरियत तुम्हारी जो खतरे में? मैं तो पहले भी कहा, कभी अपने वालिद से ये पूछ तो लो, एक सवाल ही पूछ लो अपने वालिद से कि बैम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचते बेचते ये पूरी दुनिया के अंदर हमारी अरबों खरबों डॉलरों की जायदाद बनी कैसे है, कैसे बन गई है? मतलब हाकिम अली जरदारी साहब ने आपको कितने लाख एकड़ ज़मीन बेच दी थी कि आपने बेच के अमेरिका में जो है फ्लैट बना लिया है और एमिरेट्स हिल्स में आपके बंगले हैं जी। किधर से आया पैसा? और अगर चलो आया बेचा तो ये किसी हवाले से बाहर भेजा है। मतलब ये सवाल पूछने वाला है ना, वो अपने आप को बड़ा लीडर कहता है कौम का, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये सवाल पूछ तो सकता है कि ये पैसा आया किधर से? ये नहीं कोई पूछना, बाकी सारी बातें करते जा रहे हैं और आलमगीर को बंद कर देंगे उठा के। मतलब
वो अगर अपनी कराची के हकूक़ की बात कर रहा है, मैं तो अभी जहाज़ में अभी उतरा हूँ तो मैंने वो व्हाट्सएप पढ़े कि वो खैर अल्लाह का शुक्र है बाहर आ गया, सारे कराची के MNAs MPs खास तौर पर असद उमर साहब सब वहाँ गए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, काम भी ना करें और कोई सवाल पूछे तो बोले चलो जी तुम तो अंदर बंद हो जाओ। और MNA को कोई इलेक्टेड MNA है, बगैर स्पीकर के आप वैसे नहीं हथकड़ियाँ लगा देते हैं, आप तो खुद लेते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर किस लिए दिया जाता? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों दिया जाता है? असेंबली में आके बैठे और असेंबली के जो मामला चल रहे हैं उसमें अपना हिस्सा डालें। बजट में प्रोडक्शन ऑर्डर लेके आए थे ना कागज़ की, जी प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों था कि जी बैठे हम हमें बताएं कि हम इस चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकें। वो मेरे ख्याल में 5 मिनट के लिए बैठते थे, बाकी पीछे कमरे में बैठ के मीटिंग करते थे। पहली बात है मुझे ये तो स्पीकर की जवाबदीद है, वो दे दिया उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को कोई प्रोडक्शन, सियासी कैदियों को जरूर मिल जाता है लेकिन ये तो क्रिमिनल्स हैं। चलो फिर भी आ गए तो बैठो तो सही। मेरी तकरीर में तो बिलावल साहब और जरदारी साहब ऐसे पतली गली पकड़ के निकल गए बाहर, सवाल के जवाब देने नहीं था उनको। तो ये बताइएगा कि आपके सिद्दीकी के बारे में क्या फैसला किया गया, क्या बात हुई वहाँ पर? देखिए वो बड़ी क्लियर बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जब प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया वो डॉक्टर जो है आफरीदी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफरीदी आपको एक्सचेंज करना तो आप कर लें। ये तो बड़ा क्लियर अल्फाज है प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आप आफिया सिद्दीकी वापस हमें दे दें। छोटी सी बेचारी फ्रेजाइल थी, छोटी सी खातून है, बीमार हैं, कब से वहाँ उनको आपने बंद किया हुआ है और आप ये ले जाएं, तो क्या इतना सिंपल है। इतना प्रोसेस, तो क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान से? देखिए स्पेकुलेशन मैं नहीं करता, 3 दफ़ा की थी जलसों में, अल्लाह ने बचा ली। 4थी दफ़ा में चक्का नहीं लगा नहीं लगे तो आउट हो जाओ, फिर बोले गलत शॉट मारा। जो शॉट लग गया बोला हाँ वाह 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 वाह, 3 शॉट ठीक लग गए। वो भी 3 साल में 3 शॉट की स्पेकुलेशन की है। लेकिन अच्छी उम्मीद रखें क्योंकि ये एक नई, अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये नई रिलेशनशिप बनने जा रही है इंशाल्लाह। देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस ने ट्रैवल एडवाइजरी हटा के तो पाकिस्तान को अब जो खास तौर पर इस्लामाबाद को एक फैमिली स्टेशन करार दे दिया। यहाँ पे एक ज़माने में इस्लामाबाद वॉज ए प्रेफर्ड स्टेशन, लोग चाहते थे कि इस्लामाबाद में आकर अपनी फैमिलियों को लाएं। फिर जब हालात ख़राब हुए तो वो उन्होंने कहा जी ये फैमिली स्टेशन नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन ने ट्रैवल एडवाइजरी हटा के और इस्लामाबाद को एक, और बल्कि पाकिस्तान को एक फैमिली स्टेशन का रुतबा दे दिया, तो लोगों की फैमिलीज आएंगी। तो इसी तरह अमेरिका के साथ भी इंशाल्लाह बात होगी। मैं तो वैसे ये एक दिमाग में बात मेरे थी करने की, पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सियासी है कि नहीं सियासी, लेकिन एक पाकिस्तानी होते हुए पूछना चाहता हूँ। मैं वहाँ क्योंकि रहा हूँ अमरीका में, बड़े साल 18 साल में अंदर बाहर होता रहता था, बिजनेस वहाँ था। मुझे ये बताएं कि मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो बेचारे यहाँ से गए बड़े बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में गए और वहाँ जाके उन्होंने मेहनत करके ग्रोसरी स्टोर्स में, 7-Eleven में, पार्किंग लॉट्स में मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बनाई। और अपनी ज़िंदगी बनाने के बाद वो आज मैं जानता हूँ कि 3-3, 4-4 सबवे हैं, फ्रेंचाइज लेके बैठे हैं, किसी के गैस स्टेशन हैं, किसी को रियल स्टेट में चला गया तो घर है उसके, कोई होटल का मालिक बन गया, छोटे छोटे मोटेल जो होते हैं जैसे हाईवे के। मैं कितने पाकिस्तानी को जानता हूँ जो कि यहाँ ज़िंदगी मुश्किल में बसर कर रहे थे और वहाँ जाके सेटल हुए हैं और अपनी फैमिली को भी ले गए, बूढ़े माँ बाप को भी ले गए, बहन भाइयों को भी ले गए, सबको सेटल कर दिया और एक वहाँ अपनी ज़िंदगी वो बना ली है उन्होंने। अब 2 चीज़ें हैं, पहला सवाल तो ये वो सारे पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं बिकॉज उनको दिल से मोहब्बत पाकिस्तान। वहाँ पे आप जितने दिन भी रह लेना वो आप पाकिस्तानी अमेरिकन होते हैं। वो 3rd जनरेशन जो इटली के आए हुए ना वो भी अभी भी इटालियन अमेरिकन हैं। जो हिंदुस्तान से ट्रांसपोर्ट होके गए हैं वहाँ वो इंडियन अमेरिकन हैं। जो वो आयरिश अमेरिकन हैं जो आइलैंड से गए हुए हैं, स्विस अमेरिकन। हर ये खूबसूरती अमेरिका की है कि वो आपको अपनी आइडेंटिटी को छुपाने से नहीं कहता, वो कहता बताओ तुम क्या हो। हम बड़े मजे के लोग हैं कि हमारे पास कोई बाहर से आता है, हम या तो उसकी खुशामद करते हैं या उसको जूते मारते हैं। कोई बाहर से आ जाएगा गोरा बिजनेस करने तो आधा कौम उसकी खुशामद कर रही होगी और वो बोलेगा इसको ऐसे ठीक करते हो, उसको जूते मारेंगे जी वो कोई पता नहीं क्या है आ गया कहाँ से। पाकिस्तान को ना ये सिक्योरिटी माइंडसेट से निकल के इकोनॉमिक माइंडसेट की तरह सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ड्राइव करती हैं दुनिया को। जब इकोनॉमिक्स ठीक होती हैं तो फिर रात के 1-2 बजे
जो है वो आप नहीं आएंगे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने, बोलेगा भाग भाई अपने ट्विटर पे पैगाम दे दे खुद ही। मेरा कहने का मकसद आप समझे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम जब वहाँ जाके अपने आप को सेटल कर सकते हैं, आम लोग वो नहीं कि जो IB और लम्स के पढ़े हुए, उनकी तो और भी अच्छी है। मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे मैट्रिक पास इंटर पास जो चले गए वहाँ पे किसी तरह और उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी ठीक नहीं बोल सकते वहाँ रह के, लेकिन वो सेटल कर लिया। मैं जानता हूँ लोगों को जो टैक्सी चलाते थे न्यूयॉर्क में, वो एक टैक्सी चला के 15-15 20-20 उनकी टैक्सियाँ अपनी हो गई हैं, लिमोजिन सर्विस उनकी बन गई है। बड़े पाकिस्तान से बड़े हर जगह से लोग गए हुए हैं। वो मौका देती है वो पाकिस्तान भी ऐसा मुल्क बने ना, क्यों नहीं बन सकता? हमारे में क्या कमी है? क्या पहाड़ी हमारे पास नहीं है? क्या समंदर हमारे पास नहीं है? क्या लोग हमारे पास नहीं है? क्या हमारे पास मौसम नहीं है? हमारा मौसम उनसे बेहतर है। तो हमारे पास तो 3-4 मौसम ऐसी है। हमारे पास तो दुनिया का वाहिद मुल्क है कम ममालिक में जहाँ साल में 2 दफ़ा काश कर सकते हैं हम। एग्रीकल्चर आपके पास नहीं है। क्या बड़े बड़े लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं करते? सिर्फ जो नहीं थी वो गुड गवर्नेंस नहीं थी, वो इंशाल्लाह आपको मिलने लगी। आखिरी करने मैं भी थक गया, आप भी थके। खाली ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो दुनिया में जो है अमन की बात कर रहे हैं, इंडिया से अमन की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से अमन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमारे फौजी मार रहे हैं, कभी इंडिया जो है LOC पे फायरिंग कर देता है, जिससे वहाँ के शहरी जो बॉर्डर पे रहते हैं वो जख्मी हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं इमरान? देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये आपने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया और दुनिया को नज़र भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर जगह जाके अमन की बात करो। अच्छा, याद रखें कि 2008 में भी जब हम एक दफ़ा गए थे, जब इक़्तिदार में भी नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे, और मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद वो इलेक्शन